मुझे ये भली भांति पता है मेरे दोस्तों कि काव्य शास्त्र आपके लिए एक बहुत ही कठिन विषय है, लेकिन फिकर नॉट माय डियर, सागर इज हियर। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने संपूर्ण काव्य शास्त्र का आपको संक्षिप्त परिचय बताया था। मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताने का प्रयास किया कि आखिर काव्य शास्त्र को हमारे पाठ्यक्रम में क्यों दिया जाता है, क्यों काव्य शास्त्र पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है और काव्य शास्त्र में ऐसे कौन कौन से बिंदु है जिसको हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आपने उस वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें काव्य शास्त्र को पढ़ने से पहले 2-4 ऐसे टॉपिक है उसको पहले पढ़ना होता है, जैसे कि काव्य का स्वरूप, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन इत्यादि। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काव्य शास्त्र को समझने के लिए इन विषयों को समझना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है और ये विषय आपके परीक्षा में प्रश्न के तौर पर पूछी जाती है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मेरे ख्याल से इसको ध्यान से पढ़ा जाए तो ये इतना टफ भी नहीं है, स्कोरिंग रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग काव्य हेतु पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम दोस्तों, मैं आप सभी से क्षमा मांगना चाहूँगा कि मैं कंसिस्टेंसी बनाए रखने में थोड़ा असमर्थ हो रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने जॉब के चलते, अपने ड्यूटी के चलते आपको इतना समय नहीं दे पा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग काव्य हेतु पर चर्चा करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि काव्य हेतु जैसे कठिन विषय को आपको बिल्कुल आसान में समझाऊं और आपके परीक्षा के आधार पर समझाऊं। अगर मान के चलिए कि आपको ये प्रश्न 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो आज मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूं और जिस तरह से आसान भाषा में कराने वाला हूं, तो ये आपके लिए पर्याप्त रहेगा और फुल स्कोरिंग रहेगा। इस चीज़ का मैं आपसे दावा कर सकता हूँ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये हेतु है क्या। देखिए, काव्य हेतु तो जैसे कि आप देख रहे हैं, दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है काव्य और दूसरा है हेतु। काव्य का अर्थ आप जानते ही हैं, काव्य का मतलब होता है कविता और हेतु का अर्थ है कारण। तो इस तरह से काव्य हेतु का अर्थ हुआ कि कविता लिखने का कारण, कि कोई कवि जो है वो कविता कैसे लिखता है और क्यों लिखता है। इन सब कारणों को ही हम काव्य हेतु कह सकते हैं। यदि यह हेतु न होता तो संभवतः कविता का जन्म ही न होता। अब भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु जो है ये एक विवाद का विषय है तथा भारतीय काव्य शास्त्रियों में काव्य हेतु को लेकर विवाद रहा है, मतभेद रहा है। सभी ने अपने अपने मत को प्रकट किया है और अपनी अपनी परिभाषा दी है। कवि क्यों लिखता है और कवि द्वारा कविता कैसे लिखी जाती है, यही कारण को जानना काव्य हेतु है। काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु में आप भ्रम मत होना, क्योंकि जहाँ काव्य प्रयोजन पाठक वर्ग से संबंधित है, अर्थात कि काव्य जो कवि जो काव्य लिखता है वो जो पाठक उस कविता को पढ़ते हैं उनको उस कविता को पढ़कर क्या मिलता है। कहने का मतलब कि कवि के द्वारा लिखे गए कविता का पर्पस क्या है, वो प्रयोजन के अंतर्गत आता है और जो पाठक से जो कविता पढ़ रहे हैं उनसे संबंधित है। वही काव्य हेतु जो है वो कवि से जुड़ा हुआ है। वैसे व्यक्ति के आसपास बहुत सी घटनाएं घटती है, परंतु उस घटना के अनुभव को हर व्यक्ति शब्दबद्ध नहीं कर पाता, अर्थात हर व्यक्ति उस घटना को लिख नहीं पाता। ये प्रतिभा केवल कुछ गिने चुने लोगों में होती है और वही गिने चुने लोग कवि कहलाते हैं। भारतीय काव्य शास्त्रियों एवं विद्वानों द्वारा काव्य हेतु 3 माने गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। जहाँ प्रतिभा जन्मजात गुण है, जन्मजात शक्ति है और व्युत्पत्ति वही व्याकरणिक वो साहित्यिक तत्व का ज्ञान है। कहने का मतलब कि व्याकरणिक या फिर शास्त्र ज्ञान से रिलेटेड है। वही अभ्यास जो है वो निरंतर अध्ययन को कहा जाता है। काव्य हेतु के ये 3 बुझाएं हैं, क्या क्या? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और
अभ्यास, ये तीनों ही काव्य हेतु के तीन बुझाएं हैं और ये तीनों ही एक दूसरे में महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य हेतु के तीन मजबूत बुझाएं हैं। कहने का मतलब कि एक के अभाव में काव्य रचना संभव नहीं हो सकता। परंतु अधिकतर विद्वानों ने, अधिकतर आचार्यों ने प्रतिभा को सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिया है। प्रतिभा के विषय में भट्टतोत लिखते हैं कि बुद्धिस्तकालिनी ज्ञामतिराग विघोचरा प्रज्ञा नवन वोन्वेशालिनी प्रतिभा मता। अर्थात प्रतिभा नोन्मेषशालिनी होती है। कहने का मतलब अंग्रेजी में समझे तो प्रतिभा क्या होती है? इनोवेटिव होती है। उसमें नया विकास, नया उत्थान लाने की क्षमता होती है। मानकर चलिए कि अगर काव्य में एक ही उपमान को बार बार प्रयोग किया जाए तो वो कविता नीरस हो जाएगा, परंतु कवि अपने प्रतिभा से उसमें नवीन रूप प्रदान करता है। प्रतिभा कहाँ से मिली होती है? उसे जन्मजात होती है। इसलिए आप काव्य हेतु पढ़ते समय देखेंगे कि कहीं कहीं प्रतिभा को शक्ति के रूप में भी बताया गया है। काव्य हेतु का सर्वप्रथम चर्चा जो है वो अग्नि पुराण नामक ग्रंथ में हुई थी, जिसमें तीन हेतु का जिक्र है: प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार। बात वही है, बस शब्द बदल गए हैं। प्रतिभा तो वहाँ एज इट इज़ है। वेद ज्ञान से आप समझिए व्युत्पत्ति, और लोकप्रियता से आप लोक व्यवहार से आप समझिए, और लोक व्यवहार से आप समझिए कि अभ्यास। अग्नि पुराण द्वारा दिए गए परिभाषा में प्रतिभा को शक्ति बताया गया है, कि जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि कहीं कहीं हमें प्रतिभा को शक्ति के रूप में देखने को मिलता है। तो अग्नि पुराण में प्रतिभा को शक्ति कहकर बताया गया है। अग्नि पुराण में काव्य हेतु को परिभाषित करते हुए लिखा जाता है कि नरत्व दुर्लभ लोक विद्या तत्र सुदर्लभा, कवित्वम दुर्लभ तत्र शक्ति शस्त्र सुदर्लभा। कहने का मतलब कि नर होना दुर्लभ है और विद्वान नर होना उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। उसी तरह से कविता रचना दुर्लभ है, लेकिन बिना प्रतिभा के कविता रचना उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। वही आचार्य मम्मट भी प्रतिभा के स्थान पर शक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आचार्य मम्मट भी प्रतिभा को शक्ति कहते हैं और वो भी आपको ये प्रतिभा को मुख्य मानते हैं। वही आचार्य बाम प्रतिभा को अधिक महत्व देते हुए लिखते हैं कि गुरु उपदेशाध्येतु शास्त्रम जड़धियो पैलम काव्य तु जायते जातुक्ष्य चित्व प्रतिभावतम। अर्थात गुरु के उपदेश पाकर जड़ बुद्धि भी शास्त्र ज्ञान पा सकता है, परंतु काव्य का सृजन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कर सकता है। वही आचार्य दंडी अपने ग्रंथ काव्यदर्श में लिखते हैं कि प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास तीनों ही महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य कि आचार्य दंडी इन तीनों ही हेतु को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं और वे लिखते हैं कि अभेद्या च भिज्ञो श्याम कारणम काव्य संपदम। अर्थात जन्मजात प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास से ही काव्य पूर्ण होती है, क्योंकि अभ्यास से ही प्रतिभा में निखार आती है, जो कि दोस्तों बहुत ही सत्य बात है। मान के चलिए कि अगर आपके पास प्रतिभा भी है, जन्मजात प्रतिभा है, आपको ईश्वर ने, भगवान ने जन्म से ही कुछ प्रतिभा दी रखी है, लेकिन अगर आप उस प्रतिभा पर अभ्यास नहीं करेंगे तो उस प्रतिभा को आप अवश्य ही भूल जाएंगे। इसीलिए प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रतिभा के साथ साथ अभ्यास भी महत्वपूर्ण है और अभ्यास के साथ साथ शास्त्र ज्ञान होना भी अनिवार्य है।
वही आचार्य बामा अपने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ पर प्रतिभा को जन्मजात गुण बताते हुए लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान और शब्दकोश आदि को भी महत्व देते हैं, परंतु उन्होंने भी प्रतिभा को ही मुख्य काव्य हेतु स्वीकारा है। आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को ही काव्य हेतु स्वीकारा है। पंडित राज जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में प्रतिभा को ही मुख्य काव्य हेतु माना है। वही आचार्य आनंदवर्धन का कहना है कि प्रतिभा व्युत्पत्ति अर्थात शास्त्र ज्ञान के कमी को ढक लेती है। कहने का मतलब कि प्रतिभा जो है वो व्युत्पत्ति मतलब शास्त्र ज्ञान। अगर आपके पास प्रतिभा है तो आपके शास्त्र ज्ञान को या फिर शास्त्र ज्ञान में जो कमियां हैं उन कमियों को प्रतिभा जो है वो ढक लेती है। और उन्होंने व्युत्पत्ति और शक्ति को ही दो काव्य हेतु माना है। कहने का मतलब कि उन्होंने केवल प्रतिभा और व्युत्पत्ति शास्त्र ज्ञान को ही काव्य का हेतु माना है। उन्होंने अभ्यास नामक काव्य हेतु का जिक्र नहीं किया है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि काव्य हेतु में अगर आप इतना भी लिखेंगे तो पर्याप्त होगा, क्योंकि देखिए काव्य हेतु पर अगर हम विस्तार से लिखने जाए तो काव्य हेतु पर बहुत सारे आचार्यों ने, बहुत सारे विचारकों ने, आलोचकों ने अपना विचार रखा है। और ऐसा संभव नहीं हो सकता कि हम हर एक विचारक के विचार को लिख सके, क्योंकि हमारे पास सीमित समय होता है और सीमित अंकों के लिए हम लोगों को प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। तो बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो भी व्यर्थ होगा। और परिभाषाएं जो हमने दी है, लगभग हमने 3-4 जो परिभाषाएं दी है, इन परिभाषा को, इन श्लोक्स को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो काव्य शास्त्र है तो इस पर कुछ कुछ चीज़ों में हम लोगों को श्लोक और आलोचकों के परिभाषा को लिखना ही होता है। एज ए उदाहरण हमें इसे कोटेट करना ही होता है। तो इस में से आप बच नहीं सकते, तो थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना ही होगा और मुझे उम्मीद है कि आप अवश्य करेंगे। तो अंत में आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। निष्कर्ष पर भी हम कुछ बातें लिखेंगे। जैसे निष्कर्ष पर आप लिखिएगा कि इस प्रकार हमने कुछ प्रमुख आचार्य द्वारा काव्य हेतु पर उनके मत को देखा। काव्य हेतु 3 है। सबसे पहला प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति तथा अभ्यास। परंतु अधिकतर आचार्यों ने प्रतिभा या फिर शक्ति को ही, दोनों एक ही चीज़ है, आप कंफ्यूज मत होइए। किसी ने प्रतिभा कहा है, किसी ने शक्ति कहा है। दोनों को मैं भी कंफ्यूज हो गया। प्रतिभा को ही अधिकतर विद्वानों ने, अधिकतर आचार्यों ने मुख्य माना है। प्रतिभा जो है वो ईश्वर द्वारा दिया गया जन्मजात शक्ति है, परंतु व्युत्पत्ति अर्थात निपुणता, जिसे हम निपुणता भी कह सकते हैं, ये भी काव्य में उतना ही महत्व रखता है। क्योंकि अगर आपके पास प्रतिभा है, ठीक है, भगवान ने आपको जन्म से ही प्रतिभा दे रखा है, परंतु आपके पास मान लीजिए शास्त्र ज्ञान ही नहीं है कि शब्दों का किस तरह से चयन करना है, शब्दों का किस तरह से प्रयोग करना है, आपको व्याकरणिक ज्ञान नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक आप करते हैं, तो आपकी काव्य नहीं कहलाएगी, उसमें अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए आपको शास्त्र ज्ञान का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। और वही आप उस प्रतिभा को बढ़ाने के लिए आपको निरंतर अभ्यास की ज़रूरत है, अभ्यास करते रहने की आवश्यकता है। वरना क्या होगा कि आपके पास भले ही प्रतिभा हो, लेकिन वो प्रतिभा जो है वो लुप्त हो जाएगी अगर आप प्रयास नहीं करेंगे। इस बात को हम कबीरदास की एक पंक्तियों द्वारा भी समझ सकते हैं कि कबीरदास ने लिखा था कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। अर्थात अगर आपके पास जन्मजात प्रतिभा भी नहीं है, मान लीजिए कि अगर आपके पास में प्रतिभा नहीं है, ईश्वर ने आपको कोई प्रतिभा दी नहीं है, फिर भी अगर आप उस चीज़ पर निरंतर अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो प्रतिभा जो है आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। बिल्कुल साधारण भाषा में समझिए कि कोई जन्म से ही सिंगर नहीं बनता है। सिंगर बनने के लिए आपको वैसा माहौल चाहिए होगा और आपको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी, प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आप निरंतर प्रैक्टिस करेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे, तो आपको सिंगर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह कोई जन्मजात डांसर भी नहीं होता,
अगर आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहेंगे, डांस करते रहेंगे, तो आप एक न एक दिन डांसर भी बन जाएंगे। कहने का मतलब कि प्रतिभा को उत्पन्न भी किया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रतिभा जो है वो जन्मजात ही हो। तो यहाँ हमने समझा कि काव्य हेतु कुल 3 है: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। हालांकि अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मत रखा है, लेकिन मेरे दृष्टि से भी अगर मैं कहूँ तो काव्य में ये तीनों ही हेतु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने अपने स्थान में ये किसी से कम नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि जिस प्रकार से आज मैंने आपको काव्य हेतु समझाने का प्रयास किया, आपको संतुष्टि प्राप्त हुई होगी। दोस्तों, आखिरी में आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का इंतज़ार है? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। कुछ पूछना हो, कुछ टॉपिक पर डिमांड करना हो तो कमेंट कर सकते हैं। तब मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी किसी अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।